यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए प्लासी की लड़ाई जो कि कब लड़ी गई थी 1757 में। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो प्लासी का युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था। तो एक तरफ तो यहां पर था देखिए बंगाल का नवाब जिसका कि नाम क्या था, सिराजुद्दौला। तो एक तरफ है यहां पर सिराजुद्दौला जो कि कौन है, बंगाल का नवाब है उस समय का, और दूसरी तरफ कौन है, अंग्रेज है, अंग्रेजी सेना है। तो क्वेश्चन यहां पर यही पूछा गया है कि जो अंग्रेजी सेना है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। नतीजा क्या था कि जो सिराजुद्दौला है ये इस युद्ध में पराजित हो गया था। पराजित हो गया था। पराजित होने का कारण क्या था कि सिराजुद्दौला की ही सेना के कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। जैसे कि इसका जो सेनापति था जिसका कि नाम क्या था, मीर जाफर, तो ये भी अंग्रेजों के साथ मिल गया था। ठीक है, मीर जाफर को अंग्रेजों ने प्रलोभन दिया कि अगर युद्ध में वो अंग्रेजों का साथ देता है तो इसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर को ही बंगाल का अगला नवाब बनाया गया था। और भी लोग थे जैसे कि राय दुर्लभ है जो कि व्यापारी था, और भी दीवान थे, ये सब क्या थे, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी। तो ये जो प्लासी का युद्ध है इसके बारे में जो इतिहासकार हैं के.एम. पन्नीकर, उन्होंने कहा है कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, ये क्या था, एक सौदा था। और इस सौदे के अंदर मीर जाफर और कुछ धनी व्यापारियों ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ये याद रखना है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया है, ए हो गया है, जिसका कि नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो का नाम किससे जुड़ता है, ये है बक्सर के युद्ध के साथ। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? एक तरफ तो देखिए हेक्टर मुनरो हो गया है जो कि क्या कर रहा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, और दूसरी तरफ कौन है, बंगाल का नवाब कौन था, देखिए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर बना, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो एक तरफ तो कौन है, मीर कासिम, एक तरफ तो है मीर कासिम, और इसके साथ में और लोग भी थे, एक था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है, ये अवध का नवाब। सुजाउद्दौला कौन है, अवध का नवाब है। और कौन था, जो मुगल सत्ता थी उस समय, उसका जो बादशाह था उसका क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। तो इसके साथ में शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, इन्होंने क्या किया था, तीनों ने मिलकर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने बक्सर का युद्ध किया था 1764 में अंग्रेजों से। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो। और नतीजा क्या था, ये तीनों की जो सेना है ये पराजित हो गई थी, तीनों की सेना पराजित हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन में है सी, जिसका में नाम दिया गया है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल का ये गवर्नर था। इसके समय काल में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें क्या किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो प्रेसिडेंसी थी, दूसरी जो अंग्रेजी सेना थी, इनकी 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। पहली तो थी
कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है, कलकत्ता, और एक है बंबई और एक मद्रास। तो जो बंगाल का गवर्नर था इस समय, क्या नाम था उसका, ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया। इसके बारे में ये चीज रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन सा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कहा जाता है इसको। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की अगर बात करें तो देखिए 1798 से ये 1805 तक गवर्नर जनरल था, और इसने क्या किया था, अपनी साम्राज्यवादी जो नीति है, यानी कि अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया जाए, तो उसके तहत ही इसने सहायक संधि प्रारंभ की थी। इसमें क्या था कि बिना युद्ध लड़े ही जो कमजोर राज्य है इनको अंग्रेज अपनी सत्ता के अंदर शामिल कर लेते थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था, 1798 में प्रारंभ किया था, और जैसे ही प्रारंभ किया सबसे पहले इसको स्वीकार किसने किया था, जो हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद के निजाम जो है, इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया। और कब किया था, 1798 में ही स्वीकार किया था, और 1800 में इन्होंने क्या किया था, दोबारा ये जो कंडीशन है इसकी रिन्यू वगैरह हुई थी, तो 1800 में एक बार फिर से दोबारा से भी स्वीकार करवाया गया था। सहायक संधि में क्या किया जाता था कि जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि की जाती थी वो राज्य अपनी सेना नहीं रखेगा, सेना को भंग कर दिया जाता था, अंग्रेजी सेना वहां पर रखी जाती थी, और अंग्रेजी सेना के जो भी मेंटेनेंस का खर्चा था वो संबंधित राज्य को ही देना पड़ता था। नगद वेतन दे, अगर नहीं दे सकता है तो कोई ऐसा राज्य दे जहां से कि कर वसूल कर जो अंग्रेज है वो अपनी सेना को वेतन वगैरह दे सके। तो क्या था, सेना भंग कर देते थे। उसके अलावा क्या किया जाता था कि जो संबंधित राज्य है जिसके साथ सहायक संधि हुई है यहां पर अपना एक रेजिडेंस नियुक्त कर दिया जाता था, और जो भी सब यहां पर कुछ भी होता था तो वो क्या करता था, यहां पर हस्तक्षेप किया करता था। तो इस तरह से हैदराबाद पहला राज्य था। उसके बाद में देखिए 1799 में किसके साथ की गई, मैसूर के साथ की गई। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद क्या है, ये सहायक संधि उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दी गई थी। तो 1799 में ये की गई थी मैसूर के साथ। उसके बाद की गई थी 1801 में की गई थी अवध के साथ। कब की गई थी, 1801 में अवध के साथ ये सहायक संधि की गई। इतना ही है इसमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की। तो देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यानी कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ जो संघर्ष हुआ था, तो कुल 4 युद्ध लड़े गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नाम यही है, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी तरीके से 4 युद्ध लड़े गए थे। तो चारों युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि किस किस के बीच में संधि हुई थी, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से थे, जो पहला युद्ध है जिसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम कहा जाता है, तो ये लड़ा गया था 1767 से 1769 के बीच में ये लड़ा गया था। मैसूर है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हैदर अली है एक तरफ, हैदर अली, और दूसरी तरफ कौन है, अंग्रेज सेना। हैदर अली वर्सेज अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का नतीजा क्या था कि हैदर अली जो है ये विजयी हुआ था और अंग्रेजी सेना परास्त हो गई थी। दोनों के बीच में मद्रास की संधि हुई थी, एक दूसरे के जो जीते हुए राज्य थे वो वापस कर दिए गए, मद्रास की संधि। तो ये पहला युद्ध। इसी तरीके से दूसरा जो युद्ध है ये कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच लड़ा गया। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ही लड़ा गया, और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस समय कौन कर रहा था, आयर कूट कर रहा था। युद्ध का परिणाम, मैसूर राज्य पराजित हो गया था, और इसी में एक युद्ध लड़ा गया था, पोर्टो नोवा का युद्ध। तो उसमें क्या है कि हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बाद में जो युद्ध है मैसूर का, मैसूर की तरफ से किसने संभाला, जो हैदर अली का पुत्र था
टीपू सुल्तान ने संभाला। तो दूसरा युद्ध हैदर अली आयरकुट के बीच में, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और एक संधि हुई थी युद्ध के बाद, जो कि क्या थी, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि हो गई थी इनके बीच में। इसी तरीके से जो तीसरा युद्ध है, तीसरा जो युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 से 92 तक लड़ा गया। इस समय कौन है मैसूर का शासक? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और दूसरी तरफ कौन है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और युद्ध का परिणाम क्या है? टीपू सुल्तान पराजित और संधि होती है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी। इस तरह से ही चौथा युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1799 में। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 1799 में जो मैसूर है इसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो यानी कि 1799 में अब जो युद्ध हुआ है, एक तरफ कौन है? टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ कौन है अभी? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली है। नतीजा क्या हुआ युद्ध का? टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया और जो मैसूर है इसने क्या किया? 1799 में जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है इसको स्वीकार कर लिया था। तो ये 4 युद्ध थे। तो क्वेश्चन में देखिए कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो तीसरा युद्ध आपके सामने है। तो कौन सी संधि की है? यहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो नाम दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, उसके अलावा देखिए लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पर सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो है पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल की अगर बात करें तो ये रहा था 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल। और जो लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है महत्वपूर्ण रूप से जुड़ता है राज्य हड़प नीति के साथ। राज्य हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी कि अगर किसी राज्य का कोई संबंधित वारिस नहीं है तो क्या किया जाएगा? उस राज्य को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाएगा। तो लॉर्ड वेलेजली को किसके लिए जाना जाता है? राज्य हड़प नीति। और इस नीति के तहत देखिए 1848 में जो सतारा है महाराष्ट्र में, इसको पहली बार अंग्रेजी सत्ता के अधीन किया गया। इसके अलावा और इसने क्या किया था कि जो सैन्य हेडक्वार्टर है, जो सैन्य मुख्यालय है, ये किसको बनाया? शिमला को बनाया। और शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया था। और क्या किया गया था? 1853 में इसी के समय काल में ही पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। इसके अलावा इसने PWD की भी स्थापना की थी। उसके अलावा इसके ही समय काल में देखिए 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ही था। क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। इसके अलावा और नाम देखिए, जैसे कि लॉर्ड वेलेजली, अभी पढ़ा था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में। और है लॉर्ड ऑकलैंड, जो लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा नाम क्या है यहां पर? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ये कब से? 1836 से 1842 तक, 1836 से 1842 तक गवर्नर जनरल था। इसके समय काल की एक ही घटना है कि इसके समय काल में पहला आंग्लीय अफगान युद्ध लड़ा गया था। और ऑप्शन क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल था। समय काल की महत्वपूर्ण घटना है कि सती प्रथा पर रोक इसके द्वारा लगाई गई थी। और उसके साथ में राजा राम मोहन राय के प्रयास भी इसके अंदर शामिल थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? ये नेपाल के बीच में हुई थी। सुगौली की संधि किसके बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में है। ये संधि कब हुई थी? देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में युद्ध लड़ा गया था 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक।
और इसी संधि के अंतर्गत ही क्या किया गया था, नेपाल के कुछ हिस्से को ब्रिटिश सत्ता के अधीन शामिल कर लिया गया था। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1815 में, और 1816 में क्या किया गया था, इस संधि का अनुमोदन किया गया था। ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, जैसे ऐसे भाग जहां पर कि नदियों का पानी आता है, मान लीजिए ये नदी है, इस तरीके से हम सामने देख रहे हैं, नदी के अंदर इस तरीके से पानी बहता है। नदी के आसपास के क्षेत्र ऐसे होंगे, यहां पर मान लीजिए नदी है, ये कुछ नीचे क्षेत्र है, उसके बाद ये क्षेत्र कुछ ऊपर की तरफ होंगे, यहां पर इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है कि नदी में जब हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद जो जल का स्तर है वो कितना ऊपर तक आ जाता है और आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है इस तरीके से। अब पानी का स्तर ये हो गया है, ठीक है, इस तरीके से पानी यहां पर आ गया है। जब बाढ़ का पानी निकलेगा तो नदी अपने पुराने इसी लेवल में आएगी, लेकिन ये जो भाग है यहां पर क्या किया जाएगा कि नदी के द्वारा बहाकर जो अवसाद या मिट्टी लाई गई है वो इस क्षेत्र में डिपॉजिट कर दी जाएगी। अब देखिए, जब पानी नीचे आ गया है तो यहां पर क्या है, नई मिट्टी देखने को मिलेगी, जबकि कुछ ऊंचे भाग थे यहां पर जहां पर कि कोई रिन्यू नहीं हुआ है मिट्टी के अंदर, तो यहां पर मिट्टी पुरानी ही रहेगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो यहां पर देखिए, जो यहां पर जो नीचे वाला क्षेत्र है जहां पर की नई मिट्टी की परत बिछाई गई है, यह क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है खादर। और ऐसा ऊंचा भाग जहां पर कि बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, ये क्या है, आपका बांगर इसको कहा जाता है। बांगर के अंदर जैसे कि कंकड़ पत्थर वगैरह ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है खादर। लेकिन खादर क्या है, जमीन का नीचे वाला हिस्सा है जहां पर कि बाढ़ का पानी आता है, मिट्टी जो है हर साल इसका नवीनीकरण होता है, तो ये खादर है। बांगर क्या है, बांगर क्या है, ऊंचा क्षेत्र है जहां पर कि बाढ़ का पानी नहीं आया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, बांगर, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि कलर है। तो कलर क्या है, ये एक लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, यानी कि जब मिट्टी के अंदर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती है, पानी उस क्षेत्र में भरा रहता है, तो वहां पर देखिए जो सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे तत्व क्या है, ऊपर की तरफ आ जाते हैं और मिट्टी को बहुत ज्यादा लवणीय बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, कलर कहा जाता है। उसके अलावा एक ऑप्शन है रेगूर। तो रेगूर क्या है, काली मिट्टी का ही नाम रेगूर है, इसको ही महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को ही रेगूर कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था और आंसर क्या हो गया था, बी, यानी कि बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि कारण बताना है। तो देखिए क्यों होती है कम वर्षा, तो इसका कारण है पर्वतीय वर्षा। प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, जो प्रायद्वीपीय भाग है इस तरीके से, अब देखिए मुंबई में अधिक वर्षा है, पुणे में कम है। तो मुंबई तो यहां पर है इस तरीके से, जो पश्चिमी घाट है उसके, ये देखिए ये पूर्वी घाट है ना, यहां पर इस तरीके से पूर्वी घाट, और यहां पर क्या है, पश्चिमी घाट है। तो मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, जबकि पुणे कहां पर है, पूर्व की तरफ है। तो यही कारण है कम वर्षा का। तो देखिए इस तरीके से ये क्या है, आपका पश्चिमी घाट है, इस तरफ क्या है आपका मुंबई पूर्व की तरफ, और यहां पर पश्चिम में क्या है, पुणे है। ठीक है, जब देखिए मानसूनी वर्षा होती है तो यहां पर मान लीजिए ये इस तरीके से वर्षा होगी, ये बादल है यहां पर, तो यहां पर देखिए पर्वत आ जाते हैं बीच में पश्चिमी घाट के, तो इसको क्रॉस करने के लिए बादल जो हैं ये और अधिक ऊंचाई तक ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, और बादलों के अंदर जो संघनन की प्रक्रिया है बहुत तेजी से होती है, जल वाष्प आपस में तेजी से मिलती है, बूंदों का निर्माण होता है, वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये बादल यहीं पर ही वर्षा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ हल्के होंगे, फिर इस तरफ जाते हैं, तो यहां पर इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर नमी जो है बादल अपनी इस तरफ छोड़कर
आ चुके हैं। तो यही कारण है कि पुणे के अंदर कम वर्षा होती है। तो इस तरफ जो कम वर्षा हो रही है, जो पर्वत के दूसरा हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है? रेन शेडो एरिया कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। अब ऑप्शन देखिए कि मुंबई की अपेक्षा पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ऐसा नहीं है। निकट घने वन है पुणे के निकट, ऐसा भी नहीं है। मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से दूर है, यह भी नहीं। वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है पुणे, इसलिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धूपगढ़। तो धूपगढ़ क्या है? देखिए जो सतपुड़ा रेंज है ना, तो सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत ही क्या आता है? महादेव की पहाड़ियां आती हैं। ये कौन सी है? महादेव की पहाड़ी, महादेव पहाड़ियां। तो महादेव पहाड़ियां जो है, इसका सबसे उच्चतम बिंदु है, ये कौन सा है? यही है धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? महादेव पहाड़ियों का सबसे ज्यादा उच्चतम बिंदु है। इसके अलावा देखिए सतपुड़ा रेंज का है, बस इसका इतना ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी क्या है? ये एक हिल स्टेशन है और कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ। तो पारसनाथ ही इसका सही ऑप्शन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ ही है, तो ये राइट आंसर होगा। उसके अलावा ऑप्शन दिया गया है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर क्या है? ये महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, और यहां से क्या है? कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है यहां पर ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लोहा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? पहले नंबर पर है लोहा उत्पादन में। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी है लोहे की, ये कौन सी होती है? मैग्नेटाइट होती है भारत में, लेकिन इसका बहुत कम उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? ये किया जाता है हेमेटाइट का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।